नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज़। इस सीरीज़ में जैसा आप जानते हैं हम उत्तराखंड की सभी इंपॉर्टेंट बुक्स को एमसीक्यू के फॉर्मेट में यहाँ पर कवर कर रहे हैं, बुक वाइज सीरियल वाइज यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जिससे आपकी सारी जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं वो आप एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। ये हमारी इस सीरीज की चौथी क्लास है, जिसमें हम सबसे पहले अजय रावत जी की पुस्तक को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इससे पहले कि अगर आपने 3 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस जाति में मृतकों की समाधि में उनकी प्रिय वस्तु रखने की प्रथा थी? देखिए, उत्तराखंड में प्राचीन काल में विभिन्न जातियों का आधिपत्य रहा। उसी में से एक जाति थी शक जाति, जिस जाति में मृतकों की समाधि में उनकी प्रिय वस्तु रखने की प्रथा थी। जैसे मिस्र में यह प्रथा चलती है कि जब किसी की मृत्यु होती थी तो उसकी जो पसंदीदा चीज़ें थी वो उसके साथ उसकी समाधि में रखी जाती थी। ऐसे ही मिलती जुलती प्रथा शक जाति में हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य की निम्न में से कौन सी जाति खुद को आर्यों का वंशज मानती थी? देखिए, खुद को आर्यों का वंशज ये मानती थी खस जाति। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। देखिए, उत्तराखंड को पूर्व काल में खस देश भी कहा गया है। अलग अलग राजाओं के अभिलेखों में इस क्षेत्र के लिए खस देश का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यानी इस क्षेत्र में खसों का भी आधिपत्य था। खसों के बारे में ये कहा जाता है कि इनका जो प्रॉपर लिखित साहित्य है या जो इनका प्रॉपर इतिहास है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी है। वो हमें प्रॉपर देखने को नहीं मिला और उस टाइम पर भी नहीं देखने को मिलता था जब इस जाति का आधिपत्य इस क्षेत्र में था। आर्य जाति जो थी, आर्यों का जो इतिहास था वो लिखित था, प्रॉपर इतिहास था, संगठित इतिहास था, तो उनको काफ़ी वीर माना जाता था। उसी से प्रेरित होकर कहा जाता है कि खसों ने भी खुद को आर्यों का वंशज कहना शुरू कर दिया था, कहलवाना शुरू कर दिया था। तो कौन सी जाति है जो खुद को आर्यों का वंशज कहती थी? तो वो थी आपकी खस जाति। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एटकिंसन के अनुसार आसन और वासन क्या थे? देखिए, जो उत्तराखंड में वीर गीत गाने वाले होते हैं, लोक गाथाएं गाने वाले होते हैं, उन्हीं में कई सारी लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। ऐसे ही एक लोक कथा प्रचलित है जिसमें एक लाइन आती है कि आसन वाका, वासन वाका, सिंहासन वाका और वाका ब्रह्म वाका लखनपुर। इसमें जो ये आसन और वासन आए हैं इनको एटकिंसन कत्यूरी राजाओं के नाम मानते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। एंड में जो वाका ब्रह्म और वाका लखनपुर आया है उनको राजधानियां माना जाता है कि वो इनकी राजधानियां थी और इन दोनों को एटकिंसन राजाओं के नाम मानते हैं। तो क्वेश्चन ये पेपर में बना था कि कत्यूरी काल में एटकिंसन के अनुसार आसन और वासन क्या थे? तो आसन और वासन कत्यूरी राजाओं के नाम थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, पांडुकेश्वर से निम्न में से किसका दान पत्र हमें नहीं मिला है? देखिए, किस कत्यूरी नरेश का दान पत्र हमें पांडुकेश्वर से प्राप्त नहीं हुआ है? यहाँ से हमको 2 दान पत्र मिले हैं, वो ललित शूरदेव के हैं। इसके अलावा एक दान पत्र पद्मत देव और देशट देव का है और एक दान पत्र यहाँ से सुभिक्ष राज का भी मिला है। यानी इन तीनों के मिले हैं। त्रिभुवन राजदेव का हमको यहाँ से पांडुकेश्वर से नहीं मिला है। त्रिभुवन राजदेव का हमको बागेश्वर से मिला है। ठीक है, बागेश्वर से हमको इनका लेख मिला है और वो जो बागेश्वर लेख है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेख है, क्योंकि उसी लेख में इस वंश के कार्तिकेयपुर वंश का जो पहला राजा था बसंत देव, उसका नाम हमें देखने को मिलता है। अगर आपको कभी क्वेश्चन बन जाए, जैसा हमने अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनाया है कि त्रिभुवन राज के शिलालेख में पहले कत्यूरी नरेश के रूप में किसका नाम उल्लेखित है? देखिए, कत्यूरी वंश का या कार्तिकेयपुर वंश का पहला राजा कौन था, इसको लेकर 2 नाम सामने आते हैं। एक नाम आता है कि इस वंश का जो पहला राजा था वो बसंत देव था और एक नाम आता है वासुदेव था। सही माना जाता है बसंत देव को। और किस अभिलेख से या किस शिलालेख से यह पता चलता है कि इस वंश का पहला राजा बसंत देव था? वो बागेश्वर शिलालेख से पता चलता है। बागेश्वर शिलालेख त्रिभुवन राज का है और इसी के लेख से हमें पता चला कि इस वंश का पहला राजा बसंत देव था, ना कि वासुदेव था।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कहां से पुष्टि हो रही है, किसका है, वो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जो ये बागेश्वर शिलालेख है इसमें 2 राजाओं के लेख अंकित हैं। पहले इस पर त्रिभुवन राज का लेख लिखा गया, इसके द्वारा अंकित करवाया गया, और बाद में जो भूदेव था उसने भी अपना एक लेख यहां पर अंकित करवाया। ठीक है, नेक्स्ट है, किस कत्यूरी शासक द्वारा जागेश्वर मंदिरों में विमान का निर्माण करवाया गया था? तो जागेश्वर मंदिरों में विमानों का निर्माण यानी मंदिरों के शिखरों का निर्माण किसने करवाया था? तो मंदिर के शिखरों का निर्माण जागेश्वर में ये करवाया था निंबर देव ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, मंदिर के शिखर को, मंदिर की चोटी को ही विमान कहा जाता है। ठीक है, निंबर देव को लेकर के 2-3 बातें आपने ध्यान में रखनी है। पहली बात, निंबर देव को शत्रु हंता के नाम से जाना जाता है। सीधा क्वेश्चन आएगा, किस कार्तिकेयपुर नरेश को शत्रु हंता कहते हैं? वो कहते हैं निंबर देव को। दूसरा क्वेश्चन इसको लेकर पूछा जाता है, किस कार्तिकेयपुर नरेश ने पाल शासकों के साथ संधि करी थी? तो इनके साथ संधि भी किसने करी थी? निंबर देव ने करी थी। पाल शासक धर्मपाल के साथ इसने संधि करी थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है, जो निंबर देव था वो किस धर्म का या किस मत का अनुयायी था? तो निंबर देव एक शैव था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। और इसको लेकर एक और क्वेश्चन याद करेंगे, जिस राजा ने पूरे उत्तराखंड को एकीकृत करने का प्रयास किया, एकीकरण करने का प्रयास किया, एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, उसका नाम था ईष्टगण देव। ईष्टगण देव इसी निंबर देव का पुत्र था। ठीक है, निंबर देव पिता था इसका। चलिए नेक्स्ट है, कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? इसे यहां पर कौन करना। तो हम कई बार इस प्रश्न को कवर कर चुके हैं। कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी राजा ललित सूर्यदेव को माना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ललित सूर्यदेव के हमको 2 ताम्रपत्र मिलते हैं, एक इसके शासनकाल के 21वें और 22वें वर्ष के। उन्हीं ताम्रपत्रों से यह पता चलता है कि यह इस वंश का सबसे महान राजा था। धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार से इसकी तुलना होती है, वराह अवतार इसे बताया गया है। ठीक है, धरती के उद्धार के लिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कत्यूरी शासन काल में गृहद्वारों के रक्षक को क्या कहते थे? तो गृहद्वारों के रक्षक जो दर्रे हमारे होते थे, जो आने जाने के रास्ते होते थे, उनके रक्षकों को, गृहद्वारों के रक्षकों को क्या कहा जाता था कत्यूरी काल में? कत्यूरी काल के प्रशासनिक को लेकर के, वहां की शासन व्यवस्था को लेकर के, अधिकारियों को लेकर के सवाल बनता रहता है। वैसा ही सवाल है कि कत्यूरी शासन काल में जो गृहद्वारों के रक्षक होते थे उनको घटपाल कहते थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जो प्रांतपाल होता था ये सीमाओं का रक्षक होता था, इसको आपने याद करना है। गृहद्वारों का रक्षक कौन है? वो घटपाल है। सीमाओं का, बॉर्डर्स का जो रक्षक होता था उसे प्रांतपाल कहते थे। वर्मपाल की बात करते हैं तो सीमावर्ती जो इलाके होते थे उनमें आने जाने वाले व्यक्तियों के ऊपर निगरानी का जो काम करता था वो वर्मपाल करता था कत्यूरी काल में। ठीक है, रक्षा का काम प्रांतपाल का और आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने का काम वर्मपाल का। नरपति की बात करते हैं तो नदी घाटों पर आने जाने की सुविधा, उन लोगों से टैक्स लेना, और अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है नदी घाटों पर तो उनकी छानबीन करना, वो सब काम किसका था? वो नरपति का था। तो एक ही क्वेश्चन से हमने 4 अधिकारियों के बारे में बात करी। ये सीमाओं का रक्षक होता था, ये सीमावर्ती रास्तों में आने जाने वालों पे नजर रखता था, घटपाल गिरिद्वारों का रक्षक होता था, और नरपति नदी घाटों की व्यवस्था को देखता था, वहां पर सुविधा अच्छी मिले लोगों को, उनसे टैक्स लेता था, वो सारे काम नरपति करता था। अगला, कत्यूरी नरेशों की सेना कितने भागों में विभाजित होती थी? यानी कत्यूरी राजाओं की जो सेना होती थी उसे कितने वर्गों में, कितने भागों में बांटा जाता था? कत्यूरी राजाओं की सेना 4 वर्गों में, 4 भागों में बटी होती थी। एक होती थी इनकी पदातिक सेना यानी पैदल सेना। पैदल सेना को कत्यूरी काल में गौलमिक कहा गया है। कुछ जगहों पर दिया है कि पैदल सेना को गौलमिक कहते हैं, कुछ जगहों पर दिया है पैदल सेना के नायक को गौलमिक कहते हैं। तो गौलमिक को आपने पैदल सेना के साथ जोड़ना है। ठीक है, दूसरा, जो इनकी दूसरी सेना होती थी, सेना को 4 भागों में बांटा था। पहला हो गया पैदल सेना, दूसरी सेना होती थी अश्वरोही यानी जो घोड़ों पर सवार होती थी,
तीसरी सेना होती थी गजारोही, जो हाथियों पर सवार होती थी, और चौथी होती थी इनकी उष्टरोही, जो ऊंटों पर सवार होती थी। तो ये 4 इनकी सेनाएं होती थी, पदातिक, अश्वारोही, गजारोही और उष्टरोही। ठीक है। जो अश्वारोही सेना का प्रमुख होता था उसे अश्व बलाधिकृत कहते थे। जो गजारोही सेना का प्रमुख होता था उसे हस्ती बलाधिकृत कहते थे, और जो उष्टरोही सेना का प्रमुख होता था उसे उष्ट बलाधिकृत कहते थे। तो दोनों में, अश्व वाले में और उष्ट वाले में तो नाम से बता देंगे, गजारोही का नाम याद करना, उसे हस्ती बलाधिकृत कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, कतूरी काल में अपराधियों को पकड़ने वाला कहलाता था। तो कतूरी काल में इनमें से अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? किसका काम होता था अपराधियों को पकड़ना? ये काम करता था दोषपराधिक। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, जो दांडिक और खड़गिक होते थे, ये दोनों के दोनों राज्य की, लोगों की संपत्ति की रक्षा करने वाले होते थे। अपराधियों को पकड़ने वाला दोषपराधिक होता था। ठीक है। और जो पुलिस विभाग इनका होता था, उसके जो बड़े अधिकारी होते थे उसी में से एक था दंडपाशिक। ये आप कह सकते हैं कि पुलिस विभाग का एक सीनियर ऑफिसर होता था उस काल में। तो अपराधियों को पकड़ने वाला दोषपराधिक है, और नजर रखने वाला, संपत्ति की सुरक्षा करने वाले, ये 2 होते थे। ठीक है। अगला, कतूरी काल में गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो कतूरी शासन काल में गुप्तचर विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे दुस्साध्य साधनिक कहा जाता था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पुलिस विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उसमें महादंडनायक, दंडनायक, दंडपाशिक, ये तीनों शामिल होते थे। जो दुस्साध्य साधनिक होता था यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है। कतूरी काल में राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान कौन रखता था? तो कतूरी शासन काल में कृषि की उन्नति का जो ध्यान रखने का काम करता था वो क्षेत्रपाल करता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कतूरी काल के अधिकारी हैं जिनको आपने साथ साथ में नोट करते हुए चलना है, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। अगर हम क्षेत्रपाल की बात करें, क्षेत्रपाल क्या करता था? कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था, यानी कैसे कृषि को और आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में ये सारी व्यवस्था करता था। प्रभातार की बात करते हैं। प्रभातार क्या करता था? कतूरी काल में भूमि की माप करने वाले अधिकारी को प्रभातार कहते थे। तो ये भूमि को मापने वाला अधिकारी होता था। ठीक है। उपचारिक ये क्या करता था? भूमि के अभिलेख इसके पास होते थे। तो भूमि के अभिलेख अपने पास रखने वाला, भूमि के अभिलेख रखने वाला व्यक्ति उपचारिक होता था। भूमि की नाप करने वाला व्यक्ति प्रभातार, और कृषि का ध्यान रखने वाला व्यक्ति क्षेत्रपाल। नेक्स्ट है, कतूरी काल में कर अधिकारी होता था। तो कतूरी काल में इनमें से कर अधिकारी कौन होता था? कतूरियों के अभिलेखों में हमें अलग अलग प्रकार के करों के उल्लेख मिलते हैं। उसमें 2 प्रमुख कर अधिकारियों का नाम मिलता है। एक होता था आपका शौल्किक, इसको आपने याद करना है, ये भी एक कर अधिकारी होता था, और शौल्किक के साथ होता था भोगपति। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। गौलमिक आप जानते हैं जो पैदल सेना है उससे जुड़ा हुआ है। खंडपति जो होता था ये खनिजों की, वनों की सुरक्षा करने वाला अधिकारी होता था, जबकि शौल्किक और भोगपति ये कतूरी काल के कर अधिकारी होते थे। ठीक है। जो ये दोनों कर अधिकारी थे इनका काम शुल्क आदि वसूलना, कर वसूलना वो होता था। ठीक है। इसके अलावा 2 अधिकारी और थे, एक का नाम था भाट और एक का नाम था चाट। ठीक है। 4 या चाट इसको कई जगहों पर लिखा गया है। तो भाट नामक अधिकारी क्या काम करते थे? यह दोनों बिस्टी कर, जो बेगारी के रूप में लिया जाता था, श्रम, जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, उसको वसूल करते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, कतूरी काल में प्रांतों को विषयों में बांटा गया था। विषय यानी जिलों में। कतूरी शासनों से कितने विषय का पता चलता है? यानी सिंपल सा क्वेश्चन है कि कतूरी काल में कितने जिले की संख्या हमको मिलती है। देखिए, कतूरी राज्य जो होता था वो काफी हद तक हर्षवर्धन और गुप्त साम्राज्य के समान था। हर्षवर्धन का भी जो शासन व्यवस्था थी वो लगभग गुप्तों के समान थी, और कतूरियों की भी शासन व्यवस्था लगभग उन्हीं से प्रेरित थी। ठीक है। कतूरियों के काल में भी राज्य को प्रांतों में बांटा गया होता था। प्रांतों में राजा के सामंत शासन करते थे, इनके राज्यपाल शासन करते थे, जिनको उपरिक कहा जाता था।
ठीक है। इन प्रांतों को कई सारे जिलों में बांटा गया होता था और इन जिलों को विषय कहते थे और विषयों का जो प्रमुख होता था उसे विषयपति कहते थे। कत्यूरी शासन में हमको 5 विषयों का पता चलता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। देखिए 4 विषयों का पता कत्यूरी राजाओं के अभिलेखों से मिलता है। अगर उनका नाम लेकर पूछे कि कत्यूरी राजाओं के अभिलेखों से आपको कितने विषयों की जानकारी मिलती है, तब आप 4 कहेंगे। जो 5वां विषय है उसके बारे में जानकारी हमें लोक गाथाओं से मिलती है। तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए, वही हमारा आंसर है। ठीक है, इन विषयों के नाम आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इनको नोट कर लीजिए। एक विषय का नाम था अंतराग विषय, एक विषय का नाम था ऐशाल विषय, इसके अलावा एक का नाम था टंकण विषय, एक का नाम था कार्तिकेयपुर विषय और एक का नाम था मायापुर विषय। जो अंतराग जिला था, अंतराग जिले को भागीरथी और अलकनंदा के बीच का जो इलाका है वो माना गया है। ऐशाल जिला जो होता था ये भागीरथी और यमुना नदी के जो बीच का इलाका है उसे माना गया है। जो टंकण विषय होता था इसे भागीरथी और अलकनंदा का संगम जहां पर होता है, यानी देवप्रयाग से लेकर के अलकनंदा जहां से आती है वहां के बीच का इसे क्षेत्र माना गया है। ठीक है, टंकण को। कार्तिकेयपुर की बात करें तो कार्तिकेयपुर वाले विषय को जोशीमठ से लेकर गोमती नदी जहां से आती है, गोमती नदी की जो घाटी है वहां तक माना जाता है। और मायापुर वाला जो विषय है आप जानेंगे हरिद्वार के आसपास का इलाका। तो ये 5 विषय यानी 5 जिले थे कत्यूरी शासन काल में। अगला, दुधारू पशुओं से दुग्ध आदि प्राप्त करने का कार्य कौन करता था? तो कत्यूरी शासन काल में जो दुधारू पशु होते थे उनसे दूध आदि प्राप्त करने का जो काम करता था वो आभीर करता था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नरपति के बारे में हमने ऊपर बात करी कि नदी घाटों की व्यवस्था को देखता था। जो कारिक होता था, कत्यूरी शासन काल में जो राज मिस्त्री होते थे उनको कारिक कहते थे, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मानेश्वर महादेव गुफा कहाँ स्थित है? कुछ इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं जो पेपर में पूछ ली जाती हैं, उन्हीं में से एक है मानेश्वर महादेव गुफा। यह गुफा आपके चमोली जनपद में है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चमोली में इसके अलावा कुछ और गुफाएं हैं जो पेपर में आई हैं, जैसे मुचकुंद गुफा आई है, ब्यास गुफा आई है, इसके अलावा स्कंद गुफा, गणेश गुफा, नारद गुफा, राम गुफा, भरत गुफा, टिम्मरसेन गुफा जो बर्फ के शिवलिंग के लिए फेमस है, सब आपकी कहाँ है? चमोली जनपद में आती हैं। अगला, मेयोला गुफा कहाँ स्थित है? मेयोला गुफा आपके चक्राता के नज़दीक है, यानी देहरादून में पड़ता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा कुछ और गुफा जो देहरादून में है जो पेपर में आई हैं, एक है आपकी रॉबर्स गुफा, यानी चोरों की गुफाएं कहाँ है? गुच्चू पानी में है, वो भी देहरादून में पड़ती है। टिहरी की बात करें, टिहरी में एक फेमस गुफा है शंकर गुफा, बहुत बार पेपर में आया है। वशिष्ठ गुफा, वो भी टिहरी में पड़ती है। उत्तरकाशी में श्रृंगी गुफा है, मातंग गुफा है, पांडव गुफा है, प्रकटेश्वर गुफा, वो सब आपके उत्तरकाशी में पड़ती हैं। रुद्रप्रयाग में कोटेश्वर महादेव ध्यान गुफा है, इसके अलावा भीम गुफा है, ब्रह्म गुफा है, वो रुद्रप्रयाग में है। पौड़ी में आपकी भैरव गुफा आती है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, पाताल भुवनेश्वर गुफा वो पिथौरागढ़ में है और पाताल रुद्रवेश्वर गुफा वो चंपावत में आती है। उत्तराखंड का पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इस क्वेश्चन को भी हमने कई बार कवर किया है। उत्तराखंड का जो पहला उल्लेख हमको मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए यानी इस क्षेत्र के लिए देवभूमि शब्द का इस्तेमाल किया गया है। देवभूमि कहा गया है, मनुष्यों की भूमि इस क्षेत्र को कहा गया है। ठीक है, जो दूसरे धार्मिक ग्रंथ हैं, अन्य हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें इस क्षेत्र को पूर्ण भूमि कहा है, ऋषि भूमि कहा है, पवित्र भूमि कहा गया है। ठीक है, जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें इस क्षेत्र को उत्तर कुरु यानी कुरुओं की भूमि कहा गया है। ठीक है, अलग अलग ग्रंथों में क्या क्या नाम है उत्तराखंड के वो पूछा जाता है। जैसे जो बौद्ध साहित्य हैं, बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और स्कंद पुराण में तो आप जानते ही हैं उत्तराखंड के लिए केदारखंड और मानसखंड शब्द का इस्तेमाल किया गया है। किस स्थान पर आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान और कुबेर की राजधानी थी?
तो देखिए मनुष्यों के जो आदि पूर्वज हैं मनु, उनका निवास स्थान और धनपति कुबेर की राजधानी ये मानी जाती है अलकापुरी में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखिए प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा जहां से आती है, अलकनंदा का जो उद्गम होता है संतोपत ताल से, वहां से लेकर के जो बद्रीनाथ धाम है वहां तक के इलाके को अलकापुरी कहा गया है और इसी क्षेत्र को आदि पूर्वज मनु का निवास स्थल कहा गया है और कुबेर की राजधानी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो उत्तराखंड के इतिहास से जुड़ी हुई यहां पर आपको 4 बातों को दिया गया है, कौन सी बात सही नहीं है आपने बताना है। चलिए देखते हैं। पहला, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी पर्वत तक के क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। देखिए नंदा देवी पर्वत से लेकर कालगिरी पर्वत तक के क्षेत्र को स्कंद पुराण में मानस खंड कहा गया है, ना कि केदारखंड। ऑप्शन ए आपका गलत है और आपको गलत वाला ही बताना था। ठीक है, केदारखंड माया क्षेत्र यानी हरिद्वार से लेकर के हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। तो सेकंड वाला आपका सही है। तीसरा, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का इस्तेमाल है, ये भी सही है। और गढ़वाल क्षेत्र को महाभारत काल में उत्तर कुरु कहा जाता था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। महाभारत में महाभारत से जुड़े हुए अलग अलग पर्वों से जुड़े हुए क्या क्या क्वेश्चंस हैं उनको हमने पिछली क्लासेस में कवर किया था, तो उनको भी आपने ध्यान में रखना है, वहां से आप उनको कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके एमसीक्यू की चौथी क्लास को यहाँ पर कवर किया और अब हम 80 क्वेश्चंस अजरावर जी की पुस्तक के यहाँ पर कवर कर चुके हैं। साथ में आपको जो बीएस रेकुनी जी की पुस्तक है उसके भी एमसीक्यू यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिससे हम एक साथ 2 किताबों को कवर कर पाएं, उनके एमसीक्यू नोट्स को देख पाएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही आपका स्कोर कितना रहा वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।